हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों आज मैं फाइनली आपके लिए पार्ट 3 भी ले आया हूं। तो पार्ट 3 में आपको आज मैं बताने वाला हूं कि सैलरी क्या है, मतलब इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे और कैसे आप आसानी से सब चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी कवर होने वाला है वो आपको पहले पता लग गया है इस चैप्टर के अंदर और इस वीडियो के अंदर। तो करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपको पता है दोस्तों कि अगर आपने कोई नोट्स लेने हैं किसी भी और कमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब दोस्तों सबसे पहले आपके सामने है इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है। तो सिंपल मीनिंग पढ़ते हैं। सिंपल मीनिंग है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में जो पेमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है उसके सर्विसेज लेने से, यानी सर्विसेज दी हैं एम्प्लॉय ने और सर्विसेज देने के बदले एम्प्लॉय ने उसे कुछ पेमेंट की है, वो पेमेंट क्या है, दैट इज कॉल्ड सैलरी। क्लियर हो गया। अब सैलरी के अंदर 5 पार्ट्स आते हैं जिनको आज हम जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे दोस्तों। कैसे करना है, कैसे रिवाइज करना है, वो भी आज आपको मैं बताने वाला हूं। तो ध्यान से समझना। सबसे पहले आती है बेसिक सैलरी यानी बेसिक कंसेप्ट। तो इसमें आपके कवर होने वाले हैं ये 4 टॉपिक। ज़्यादा आपको मैटर करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको मेरे नोट्स के अंदर ये सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। आपको ये मेरे नोट्स ही हैं जो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिल जाएंगे। इसका फुल पीडीएफ इनकम टैक्स का भी आपको वहाँ पे मिलने वाला है। इसमें आती है बेसिक पे, डेयरनेस अलाउंस, बोनस और कमीशन। क्या क्या होते हैं ये सारी चीज़ें इसमें लिख दी गई हैं। जैसे कि बेसिक पे स्केल के मुताबिक आपको बेसिक पे मिलती है। डेयरनेस अलाउंस आपको जैसे कि हिंदी में से महंगाई भत्ता यानी इंक्रीजिंग द प्राइस के लिए आपको एक कंपेंसेशन मिलता है। बोनस आता है और कमीशन आता है और ये सारे के सारे फुली टैक्सेबल हैं। लग गई बात समझ। तो फुली टैक्सेबल में आपने क्या करना है, सबसे पहले बेसिक सैलरी को ले लेना है जो कि आपके सामने अभी मैंने बताई है। इसका मीनिंग आपको सबको क्लियर हो रहा है। ये मीनिंग ज़्यादातर आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा लिखने के इतना नहीं है। लेकिन अब जो अगला टॉपिक है ना अलाउंसेस, उसे कैसे करना है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो करते हैं अब। तो दोस्तों अब अलाउंसेस को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने जो अलाउंसेस लिखे हैं ये तो ठीक है, यहाँ पे जो चार्ट बना है ये भी ठीक है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ तो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया है। तो आपको रिवीजन करने में इसलिए मज़ा आएगा क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी बेस में मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अलाउंसेस एंड व्हाट आर द डिफरेंट अलाउंसेस एंड देयर टैक्सेबिलिटी अंडर इनकम टैक्स। कौन कौन से डिफरेंट अलाउंसेस आपको मिलते हैं यानी अलाउंसेस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय और उनकी टैक्सेबिलिटी क्या है, ये इनकम टैक्स के अंदर आपको बताना है। तो आपने सोचा है ये सारी चीज़ें कैसे करनी है। तो दोस्तों अगर आपने मेरी रिवीजन वीडियो माइंड मैप की देखी है तो मैंने ये चीज़ें ईजी कर दी थी। इनमें भी आपको कुछ टाइप्स आते हैं वो भी आपको ईजी कर दूंगा आज। और ये तो आपके लिए है ही 3, ये तो आपको ज़्यादातर माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इन चीज़ों को ईजी करने के लिए मैंने एक एब्रिविएशन आपको दी थी जिसका नाम है दैट इज स्विफ्ट। एक गाड़ी का नाम होता है स्विफ्ट और साथ में लिख दो आप डिपोट। स्विफ्ट डिपोट यानी अगर आपने सीरियल वाइज अगर आप करोगे तो नहीं होने वाला। तो आपने क्या करना है, स्विफ्ट यानी सर्वेंट अलाउंस आ गया, डब्ल्यू यानी वार्डन, आई मतलब एंट्रीम, एफ मतलब फिक्स मेडिकल अलाउंस, टी का आप टिफिन भी ले सकते हो, ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हो, चाहे मर्जी ले लो, डी का डेयरनेस अलाउंस, पी से प्रोजेक्ट अलाउंस, ओ से आपका ओवर टाइम आ गया और टी से आपका ट्रांसपोर्ट या फिर टिफिन आ गया। तो आपने इस तरीके से क्या याद रखना है, स्विफ्ट डिपोट क्या है, फुली टैक्सेबल है। आपको और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं है। यानी अगर आपको ये नाम नहीं याद हो रहे, आपने क्या याद रखना है, स्विफ्ट डिपोट। हो गया। इसके बाद एचआरए है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि एचआरए का एक सेपरेट क्वेश्चन आने के पूरे चांस बन सकते हैं, तो इसे बिल्कुल मत छोड़ना। तो ये क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस इसे एज अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है फॉर द कंपेंसेशन ऑफ द रेंट। और ये टैक्सीबिलिटी में कैसे आता है इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखा गया है कि देखो जी मेट्रो सिटीज़ क्या कौन कौन सी हैं वो भी आपको मेंशन कर दी और अदर सिटीज़ कौन सी है ये भी आपको मेंशन कर दी। आपने लेना है लोअर ऑफ यानी लीस्ट किसका लेना है। अगर मेट्रो सिटी है तो ये दोनों और अदर सिटीज़ में ये दोनों सेम रहेंगे कि कितना एचआरए रिसीव हुआ वो ले लोगे। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, इसमें भी वही है। इसमें आपका 50% ऑफ सैलरी है, इसमें आपका 40% ऑफ सैलरी का मतलब ये लिखा हुआ है। अब बात ये है कि मेट्रो सिटी आया तो आपने 50% लेना है, अदर सिटी आया तो 40% लेना है और तीनों में जो भी कम हुआ वो आपने एज ए एग्जेम्पशन इसमें ले लेना है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों एग्जाम्स के लिए, अगर आपको हेल्पफुल होगा तो आप ज़रूर लिख देना कि 10% ऑफ सैलरी हुई तब भी आपको एचआरए नहीं मिलेगा, और अगर आपका अपना घर हुआ तब भी आपको एचआरए नहीं मिलेगा। तो ये सिंपल सी बात थी जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमारे पास दोस्तों मैं यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना वहीं से चलाऊँगा आपको। तो ये चीज़ हो गई अब आपकी स्विफ्ट डिपॉर्ट आपने याद रखना है। एचआरए आपको पढ़ा दिया अभी। स्पेशल अलाउंसेस ये दो तरह के होते हैं। दो तरह के क्या क्या होते हैं ये अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आगे क्या है। तो दोस्तों ये रहे आपके सामने। अब स्पेशल अलाउंसेस में आपके दो कैटेगरीज आती हैं। एक आते हैं एग्जेम्पशन डज नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर, और एक आते हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड करने वाले। तो अब उसके ऊपर डिपेंड ना करने वाले कौन से हैं, करने वाले कौन से हैं, कैसे याद करना है, कैसे समझना है, ये करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एचआरए का एक प्रैक्टिकल है दोस्तों, तो इसे ज़रूर कर लेना ताकि आपको एचआरए का कंसेप्ट है जो वो आसानी से याद हो जाए, यानी समझ आ जाए। तो अब हम बढ़ते हैं अलाउंसेस के। स्पेशल अलाउंसेस में आपका जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर के ऊपर नहीं डिपेंड करता, तो उसमें आपने एक एब्रीवेशन फिर से याद रखनी है। ये अमाउंट तो आपको याद हो ही जाएगी, लेकिन आपको ये है कि ये कितने सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको पूछ लिया कि डिफरेंट अलाउंसेस लिखो, तो डिफरेंट अलाउंसेस में आपको कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं ये आपको इजी मुश्किल लगेगा। तो आपने क्या करना है, ई एच यहाँ से अब आपको समझना है। ई एच लिख दिया और आगे थोड़ा सा आपने बदल देना है वर्ड ई एच ट्रस्टी। अब मैं बताता हूँ इसे मैंने क्यों लिखा। ई एच ट्रस्टी का मतलब है ई फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, एच फॉर चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर, यानी ई फॉर एजुकेशन अलाउंस, एच फॉर हॉस्टल अलाउंस। अब यहाँ पे ट्रस्टी आ गया। टी फॉर आपने लेना है ट्राइबल अलाउंस, फिर आर फॉर रनिंग अलाउंस, फिर यू फॉर आगे आएगा अंडरग्राउंड अलाउंस, एस फॉर आपका है स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस, टी फॉर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एंड आई फॉर आपका आता है आगे आएगा आइलैंड अलाउंस। तो मैं दिखा भी देता हूँ एक बार, ये देखो अंडरग्राउंड और आइलैंड। ये मैंने लिखा है मेन के लिए। तो मेन के लिए आपने इस तरीके से याद रखना है। तो ये मैंने ज़्यादातर आपको कंफर्टेबली हो जाए याद इस तरीके से लिखा है। ई एच ट्रस्टी। ई एच ट्रस्टी क्या है, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड ना करने वाले अलाउंसेस हैं, और इनकी अमाउंट क्या है एजुकेशन में 100 पर मंथ आपको अप टू 2 चिल्ड्रन तक क्या मिल जाएगी। ये तो आपको ज़्यादातर क्लियर होगा क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस में ये रिपीट हो चुका है प्रैक्टिकल में। तो 100% पर मंथ आपका यहाँ पे हो जाएगा। एच आपका जो है हॉस्टल एक्सपेंडिचर, ये आपका क्या होगा 300 एज अ पर चाइल्ड टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन आपका इस केस में हो जाएगा, यानी हॉस्टल के। अब टी फॉर मैंने ट्राइबल पहले क्यों कहा है, देखो 100, 300 और 200 वाले ये आपको ज़्यादा रहेंगे याद। अगर मैं टी पहले ले लेता तो ये चीज़ आनी नहीं थी, इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे यूज़ करना होगा कि 100, 300 फिर 200 आता है। तो ट्राइबल एरिया अलाउंस क्या है 200 पर मंथ। आगे आपका बदल जाता है रनिंग अलाउंस। रनिंग अलाउंस कहते हैं कि 70% ऑफ अलाउंस होना चाहिए, या फिर 10,000 पर मंथ आपका जो भी लोअर ऑफ हुआ वो आपको मिल जाएगा। अंडरग्राउंड अलाउंस आता है 800 तक, ठीक है जी। और उसके बाद आते हैं ट्रस्टी, एस। एस फॉर आपका आता है दैट इज स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक मुद्दा बताता हूँ कि 100, 300, 200 हो गया। अब 200 से आप कहाँ पहुँचे थे 800। तो अब तक आपने जितना भी समझा है उन सबको मैच करने के बाद 300 से 800 किसका बन गया, स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस का बन गया। क्लियर हुआ कंसेप्ट। 100 से 300 और 200 तक गए, और बाद में आप पहुंचे कहाँ तक थे 800 तक। तो 800 तक आपका मैक्सिमम बन गया क्या, स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस, और जो आपका 300 है वो स्टार्टिंग हो गया। तो आपका इसकी अमाउंट निकल के आ गई। अब टी क्या है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये वैसे तो आपका फुली टैक्सेबल था, आपने पीछे पढ़ा है, लेकिन हैंडीकैप के लिए 3200 पर मंथ ये क्या है एग्जेम्पशन में है अभी तक। और आई मतलब आइलैंड, इसमें ज़्यादा ही है तो इसलिए मैंने एंड में लिखा है दैट इज 3250 पर मंथ आपका क्या है आइलैंड अलाउंस। तो आइलैंड अलाउंस का भी हो गया। आपके बाद में मैंने क्या बताया, ई एच ट्रस्टी, वो आपने यहाँ पे यूज़ करना है एब्रीवेशन को। और सबसे बड़ी बात, ई एच ट्रस्टी और स्विफ्ट डिपॉर्ट को छोड़कर, ई एच ट्रस्टी और स्विफ्ट डिपॉर्ट को छोड़कर जितने भी अलाउंसेस बच जाते हैं वो सारे अलाउंसेस आपके किस में डालोगे आप, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, यानी जितना खर्चा कर दिया उतनी एग्जेम्पशन आपको पक्की है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए साथ साथ में प्रैक्टिकल मेरे नोट्स में दे दिए गए हैं, आपको वहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अब हम बढ़ेंगे आगे, हमारे मेन जो परक्यूसिट्स आ रहे हैं यानी हमारे पर्क आ रहे हैं उनके बारे में करेंगे।
तो इतने सारे परक हैं दोस्तों कि इन सब में आपको कन्फ्यूज़न होने के बिल्कुल चांसेस हैं। तो इतना आपको नहीं करने की ज़रूरत, आपने मेन जो परक्यूसेट 5 आते हैं ना वो करने हैं। तो ये 5 परक्यूसेट के लिए भी मैंने वैसे तो एब्रीविएशन बनाई है, अगर आप करना चाहते हो तो मैं बताऊंगा। तो आपने अगर करना है तो कर सकते हो जैसे कि मैंने किया है। तो आपने इसमें भी क्या करना है, ई पहले आपने लिखना है ई ए एम और साथ में लिखना है जी एम, यानी ए एम के साथ पी एम नहीं जी एम आएगा, ये आपने याद रखना है। और ई आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे एजुकेशन। तो ध्यान से समझो इस चीज़ को, अगर आपने याद रखना है कि 5 मेन परक्यूसेट कौन कौन से हैं, तो उसमें पहला आता है एजुकेशन, दूसरा आता है आपका ए यानी अकोमोडेशन, उसके बाद एम यानी मेडिकल एक्सपेंसेस वाला, और जी यानी गिफ्ट, और एम यानी आपका मोटर कार वाला। तो ये 5 मेन परक्यूसेट आपको लिखने ही लिखने हैं एग्जाम के अंदर। तो यहीं पे स्टॉप लगाकर दूसरा मेन क्वेश्चन मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। तो दूसरा मेन क्वेश्चन यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म परक्यूसेट अंडर इनकम टैक्स एंड हाउ दे आर टैक्सेबल एंड व्हाट डू यू मीन एंड व्हाट आर द टैक्सेबिलिटी। यहाँ पे आ गया आपके सामने क्वेश्चन, व्हाट आर द टैक्सेबिलिटी ऑफ द रेंट फ्री एंड अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्लस फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो क्लैरिटी हुई यहाँ तक। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत चांसेस कम है इसके आने के, लेकिन 5 मार्क्स में इनके सब पार्ट्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप इन दोनों को पक्का कर लेना, और अगर 5 मार्क्स में परक्यूसेट आया तो ये 5 तो पक्के लिख कर ही आने हैं। तो क्या लिखना है, ई ए एम और जी एम। तो ई मतलब फ्री एजुकेशन में कितनी मिलेगी आपको एग्जामेशन, 1000 रुपीज़ पर चाइल्ड। और उसके बाद आते हैं आपको दैट इज ए एम यानी अकोमोडेशन वाला केस। तो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन हुआ तो आपको देखना है वैल्यू ऑफ परक्यूसेट, यानी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो लाइसेंस फीस है, अदर देन एम्प्लॉय हुआ तो पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर लेस देन पॉपुलेशन हुई 10 लाख से तो 7.5% ऑफ सैलरी ले लोगे, 10 लाख से 25 लाख के बीच हुई 10%, 25 लाख से ज़्यादा हुई तो 15% ऑफ सैलरी आपकी एग्जाम्प्ट मानी जाएगी। ये था अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। और अगर आपका अकोमोडेशन कहीं पे रेंट या लीज के ऊपर है तो वहाँ पे लोअर ऑफ देखा जाएगा 15% ऑफ सैलरी प्लस एक्चुअल रेंट। तो क्लियर हो गया ये भी। अब उसके बाद ये तो अनफर्निश था, ये तो आपने निकालना ही है, इट्स टू मच कंपल्जन, ये तो आपने निकालना ही है। अब इसमें ऐड कर दो, क्या बन जाएगा वो, दैट इज़ फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो ये देख सकते हो कि फर्निश्ड अकोमोडेशन के लिए सबसे पहला पार्ट ही क्या है, अनफर्निश्ड निकालोगे। उसके बाद 10% पर एनम के ऊपर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड करोगे, अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का है तो, अगर उसके ऊपर कोई रेंट भी जा रहा है तो वो भी आपको पे करना होगा, ऐड करना होगा। तो क्लियरिटी से आपको समझ आ गया होगा कि अनफर्निश्ड आपने निकालना ही है। उसके बाद 10% फर्नीचर ऐड करने के बाद या आपका फर्नीचर के ऊपर रेंट ऐड करने के बाद जो निकलेगा वो निकलेगा फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो क्लैरिटी करने के लिए आपके सामने ये एग्जांपल्स आपको दे दिए जाएंगे साथ साथ में, तो आप देख सकते हो। और एक आपको सेपरेट प्रैक्टिकल की वीडियो भी आपको मिल जाएगी वहाँ पे, जहाँ से आपको ये प्रैक्टिकल समझ आ जाएंगे। अब दोस्तों मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं। तो मेडिकल एक्सपेंसेस के ऊपर यानी अब ई ए एम आ गया, ए एम एम यानी मेडिकल एक्सपेंसेस। तो इसमें 3 चीज़ें याद रख लो। अगर हॉस्पिटल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर का है, अगर गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसमें गवर्नमेंट ट्रीटमेंट चल रहा हो, उस केस में आपका परक्यूसेट टैक्सेबल नहीं है, अदरवाइज फुली टैक्सेबल है। क्लियर हो गया, ई ए एम खत्म। अब जी फॉर आता है गिफ्ट। तो ये रहा गिफ्ट का केस। तो गिफ्ट वाले केस में आपने अगर कैश गिफ्ट हुआ तो फुल टैक्सेबल माने जाओगे, कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। अगर गिफ्ट इन काइंड हुआ तो आपको 5000 एग्रीगेट एग्जाम्पशन पर एनम तक आपको इन ईयर मिल जाएगी। तो ये दोनों केसेस बहुत ईजी हैं। कैश वाला तो पक्का टैक्सेबल है, अदरवाइज आपका जो है गिफ्ट इन काइंड वो क्या है, 5000 तक एग्जाम्पशन मिलेगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर। ठीक है जी। अब ये जो एक्स्ट्रा बन जाते हैं ये आप कर तो सकते हो, लेकिन मैंने मेन 5 बताए हैं। तो मेन 5 में आपका अगला जो आता है वो आता है मोटर कार वाला। तो इसे भी बहुत ध्यान से समझना है, जैसे मैं समझाऊंगा वैसे समझोगे तो ईजी रहेगा। अगर दोनों चीज़ें मीन्स गाड़ी भी एम्प्लॉय की है और खर्चे भी एम्प्लॉय कर रहा है, तो उसमें कोई लेना देना ही नहीं है, तो आपकी वैल्यू भी नहीं कैलकुलेट की जाएगी क्योंकि उसमें पर्क ही नहीं होता। लेकिन अगर गाड़ी एम्प्लॉय की है, मेंटेनेंस एम्प्लॉयर कर रहा है, या फिर गाड़ी एम्प्लॉयर की है और एम्प्लॉयर ही मेंटेन कर रहा है, ये दोनों केसेस समझ रहे हो। एम्प्लॉय की गाड़ी एम्प्लॉयर मैनेज कर रहा है, एम्प्लॉयर की गाड़ी एम्प्लॉयर ही मैनेज कर रहा है,
तो इन दोनों केसेस में केस सेम रहेंगे, अमाउंट सेम रहेगी, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, कोई फ़र्क नहीं रहेगा, इसलिए ये दोनों आप सेम कर सकते हो। बस फ़र्क इतना है कि एम्प्लॉयर मेंटेन करेंगे, एम्प्लॉय जो है वो ओन करेंगे, ठीक है। और अगर आपका तीसरा केस बन जाए वो आता है एम्प्लॉयर अब यहाँ पे आ गया, एम्प्लॉई अब यहाँ पे आ गया, यानी जब एम्प्लॉई आपका मेंटेन करने लग जाए उस केस में चेंज हो जाना है केस। तो उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि 1800 पर मंथ आपकी जो छोटी कार के ऊपर आपको एग्जाम्पशन मिलती है वो अब 600 मिलेगी। 24,000 पर मंथ जो आपको बड़ी कार के ऊपर मिलती है, यानी 1.6 लीटर से ज़्यादा होने वाली क्यूबिक कैपेसिटी वाली कार को मिलती है, वो अब 900 तक मिलेगी। तो ये चीज़ें समझ लेना, बहुत इजी हैं कि अगर आपकी गाड़ी एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर की है और एम्प्लॉयर ही मेंटेन कर रहा है तो ये दोनों केस आएंगे वो भी सेम। तो उस केस में आपका 1800 छोटी कार, 2400 बड़ी कार और 900 पर मंथ आपका ड्राइवर का खर्चा भी हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक अब आपके परक्यूसेट भी ख़त्म हो गए दोस्तों। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक इसके अंदर आता है वो आता है आपका, यहाँ पे मैं ख़त्म करने वाला हूँ अब सैलरी को। तो ये रहा आपका रिटायरमेंट बेनिफिट। ये अब आपका लास्ट टॉपिक है सैलरी चैप्टर का। अब दोस्तों सैलरी चैप्टर के अंदर रिटायरमेंट बेनिफिट क्या है? लीव सैलरी। तो लीव सैलरी में सबसे पहले आता है, तो इसमें आपने यही चीज़ याद रखनी है, अगर तो जॉब के थ्रू ले लोगे तो टैक्सेबल तो मानी जाएगी, अगर जॉब के बिना लोगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अदर एम्प्लॉय में क्या फ़र्क है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जाम्प्ट माना जाएगा, अदर में आपको लिस्ट देखना पड़ेगा। तीन चीज़ों का देखो जी, जितनी अमाउंट मिली है उतनी तो देखो गई। मैक्सिमम लिमिट पेंशन लीव सैलरी के अंदर है 3 लाख, और फोर्थ पॉइंट आता है 10 मल्टीप्लाई बाय AMS, यानी एवरेज मंथ सैलरी, जो कि पिछले 10 महीनों की लेनी है आपने, वो आपने बीच में देख लेनी है। और साथ में आपने देखना है लीव अर्नड मल्टीप्लाई बाय AMS, और लीव अर्नड का फॉर्मूला है कि मैक्सिमम आपको 30 डेज तक सैलरी मिल सकती है, मतलब छुट्टियां मिल सकती हैं, अदरवाइज नहीं। और ये चारों में जो भी छोटा हुआ वो एग्जाम्पशन आपको लीव सैलरी के अंदर मिल जाएगी। तो क्लियर हुआ ये भी कंसेप्ट। तो ये बाकी आपको यहाँ पे बता भी दिया है कि लीव अर्न का मतलब है बची हुई लीव जिसके ऊपर पैसे मिलेंगे, यानी लीव एट क्रेडिट। क्लियर हो गया? अब हम बढ़ते हैं उसके बाद। तो ये रहा आपके सामने प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल आप देख सकते हो, समझ सकते हो, बहुत इजी है, नहीं तो वीडियो आएगी प्रैक्टिकल की, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लैरिटी में समझा भी दी जाएंगी। अब उसके बाद बात करते हैं ग्रेचुटी की। ग्रेचुटी में क्या है? 3 चीज़ें आती हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फुल टैक्सेबल होगा, अगर पोगा यानी प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी अंडर एक्ट के आते हो, यानी ग्रेचुटी एक्ट के अंदर आते हो तो आपको 3 चीज़ें, और नहीं आते हो फिर भी 3 चीज़ें। और पहली 2 तो दोनों में सेम है कि जितनी अमाउंट मिलेगी वो लेनी है। 20 लाख तक आपको ग्रेचुटी वैसे भी एग्जेम्प्टेड होने वाली है। और अगर आपका तीसरा केस हुआ, तीसरा केस चेंज हो जाएगा। अंडर ग्रेचुटी एक्ट आता है लेंथ ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय 15 डेज सैलरी, और नॉन के अंदर आता है हाफ मंथ सैलरी मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो इन दोनों में आपने मुश्किल नहीं रखनी, इन दोनों को ध्यान से समझना है। पहली 2 तो सेम है, अगर ग्रेचुटी के अंदर हुआ तो लेंथ ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय 15 डेज, और नहीं हुआ तो हाफ मंथ सैलरी मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। और 15 डेज सैलरी कैसे निकलेगी? आपने डिवाइडेड बाय 30 नहीं लेना, आपने 26 लेना है, क्योंकि 4 दिन की ऑलरेडी छुट्टी होती है। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? तो ऑटोमेटिकली क्या है, यहाँ पे आपको क्लियर होना जा रहा है कि ग्रेचुटी क्या है और नॉन ग्रेचुटी के केस में कौन कौन सी एग्जाम्पशंस मिलती हैं। अब दोस्तों आगे हमारा जो मेन टॉपिक आएगा वो है प्रोविडेंट फंड का, जिसमें आपको ज़्यादा ध्यान में देने की जरूरत नहीं है। मेन चीज़ है RPF, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड ऑलवेज फुली एग्जाम्प्ट मिलने वाला है, कोई इसमें, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए होता है। RPF इनकम टैक्स यूज़ करता है, जिसमें अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हुआ तो 12% तक आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी सैलरी के अंदर। और अगर आपका इंटरेस्ट भी उसके ऊपर हुआ, ये देखो, अगर आपका इंटरेस्ट भी उसके ऊपर हुआ तो 9.5% मिल जाएगी उसके ऊपर एग्जाम्पशन। तो क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? अब उसके बाद बात करते हैं ये URPF और PPF। ये तो बहुत सिंपल है, आपने मेन इतना याद रखना है, आपने जो जितना भी करना है एग्जाम्स के अंदर वो मेन चीज़ ये है। तो मेन चीज़ आपको करवा दी गई, 12% एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के ऊपर और 9.5 आपका इंटरेस्ट ऑन PF के अंदर। तो दोस्तों अब इसके बाद लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पेंशन का। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा इस पूरे चैप्टर के अंदर जो हमने करने हैं। 2 तो मैंने बता दिए, अब तीसरा और चौथा भी आपको एक और बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले पेंशन करते हैं। तो पेंशन आपका आता है कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड मीन लमसम और अनकम्यूटेड मीन्स इंस्टॉलमेंट। और अगर आप इंस्टॉलमेंट में पेंशन ले रहे हो वो पूरी की पूरी टैक्सेबल है। अगर आप
एक साथ ले रहे हो और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो फिर एग्जाम्पशन मिलेगी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं हो तो उस केस में आपको ग्रेचुटी देखनी पड़ेगी। अगर आप ग्रेचुटी ले रहे हो तो 1/3 आपको पेंशन वैल्यू का एग्जाम्प्ट मिल जाएगा। अगर आप ग्रेचुटी नहीं ले रहे तो उस केस में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, यानी 1/2 मिलेगा, यानी 1/3 नहीं मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो आपको एग्जाम्पशन देनी पड़ेगी। अब ये जो एग्जाम्पशन वाला पॉइंट है ना, ये आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये एग्जाम्पशंस आपको ध्यान में होंगी तभी आपका क्वेश्चन इफेक्टिव बनेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तो आपको नॉन एम्प्लॉय में क्या देखना है, ग्रेचुटी मिली है तो 1/3, नहीं मिली है तो 1/2। तो यहाँ पे दोस्तों सैलरी का तो खत्म हो गया, सैलरी के 4 रिटायरमेंट बेनिफिट भी खत्म हो गए। अब मेन क्वेश्चंस आपके सामने डिस्प्ले में आ रहे हैं। पहला था अलाउंसेस के बारे में, दूसरा पर्क के बारे में, अब तीसरा आता है कि ये जो सैलरी का चैप्टर हमने पढ़ा है, व्हाट इज सैलरी एंड हाउ इट इज़ कंप्यूटेड। तो हाउ इट इज़ कंप्यूटेड के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की गई है कि अलाउंसेस, और साथ में आपने जो पर्क पढ़े हैं ये पर्क आ गए। इसके बाद आपने जो रिटायरमेंट बेनिफिट किए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपने लिखनी है और आपके सामने फॉर्मेट डिस्प्ले में आ जाएगा अभी। तो इसमें आपने देखा, हाँ जी ये रहा। ये सारा फॉर्मेट बना के ही आपको नंबर मिलेंगे और एग्जाम्स के अंदर आप इस चीज़ को पूरी तरीके से इलस्ट्रेट भी कर पाओगे। तो अगर आप इलस्ट्रेट करते हो तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी आपका क्या था, व्हाट इज सैलरी और हाउ इट इज कंप्यूटेड और एक्सप्लेन विद इलस्ट्रेशन। फोर्थ क्या है कि इफ़ यू आर असेसी विच हैव अ टैक्सेबल सैलरी इनकम देन व्हाट एग्जाम्शन विल यू गॉट फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब एग्जाम्शंस अंडर सेक्शन आपने सैलरी के जितनी भी आती हैं वो सारी इसमें लिख देनी है। यानी अब आपके 4 मेन क्वेश्चन सैलरी में से निकल के आए हैं। अब ये एग्जाम्शंस आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक की लिखनी है, अलाउंसेस परक्विजिट सारे। अब सैलरी का यहाँ पे ख़त्म है, 4 के 4 जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बता दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगला टॉपिक जो नेक्स्ट चैप्टर है हाउस प्रॉपर्टी। ये रहा आपके सामने हाउस प्रॉपर्टी दोस्तों। तो हाउस प्रॉपर्टी में बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि जो भी इनकम आपको हाउस से आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है, वेदर वो रेंट है, वेदर वो लॉस है, वेदर कोई इनकम है, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल हो जाएंगी। और इनकम में क्या ऐड होगा, बिल्डिंग भी आ सकती है और उसके साथ कोई अगर लैंड अटैच है वो भी आपका बीच में ऐड हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे क्या समझ आया है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो सारी इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी से आपको मिल रही है वो सारी की सारी यहाँ पे टैक्सेबल मानी जाएगी। तो बेसिस ऑफ चार्ज आपको ज़्यादा ध्यान में देने की ज़रूरत नहीं है। पहले दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको यहाँ पे स्टॉप लगाकर एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउ इट इज़ कंप्यूटेड अंडर इनकम टैक्स, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट। तो दोस्तों जैसे कि सैलरी का आया था वैसे ही इसका आ चुका है आपके सामने। अब दूसरा इसके बाद आता है आपका, ये देखो, ये अब आपने जो लिखना है वो आपको मैं साथ साथ में बता दूंगा। अब दूसरा आपके सामने आता है, दूसरा निकल के आया है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हाउ टू डिटरमाइन द ग्रॉस एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कैलकुलेशन। तो दोस्तों एक नया सा क्वेश्चन है आपके लिए, समझने वाला है ये क्वेश्चन आपके लिए। ये हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन के अंदर ही आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसको भी मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा। तो इसके अलावा दोस्तों एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपको प्रैक्टिकल वीडियो में मिल जाएंगे। अब दोस्तों इसके अलावा तो आपका सिर्फ एक मात्र ही थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, व्हाट आर द वेरियस एग्जाम्पशंस कम अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और इसके साथ आपको जोड़ के पूछा गया है कि हाउ टू ट्रीट द इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो दोस्तों बहुत छोटा सा क्वेश्चन है वैसे, लेकिन है आप बड़ा भी बना सकते हो। कैसे, आपको वो, अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए कि 10 मार्क्स में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, 5 मार्क्स में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो वो भी आपको बता दूंगा जल्दी ही आपको मिलेगी वो भी चैनल पे वीडियो मेरे। तो उसमें आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। और साथ में आपको बता देता हूँ कि अगर आपने लिखना भी है तो अभी मैं आपको समझाऊंगा, तो उसमें भी क्लैरिटी कर दूंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें आप लिख सकते हो। तो दोस्तों अब हम करते हैं आगे अपना। तो 3 क्वेश्चंस आपको बताए हैं, तो तीनों क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएंगे अभी। तो आपको
बताए जाएंगे कि कैसे आपने करने हैं। तो अब आपके सामने पहला जो क्वेश्चन था वो था आपका हाउ टू कंप्यूट। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने हाउ टू कंप्यूट लिखा हुआ है। तो कंप्यूटेशन आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इस फॉर्मेट के थ्रू होगी। और अब आपको बताना है कि हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है, वो आपको पहले बताया है। कैसे कैलकुलेट होता है ये रहा आपके सामने, कि पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू ले लो, उसमें आपने म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस करने हैं, नेट एनुअल वैल्यू निकल जाएगी। उसमें आपने डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 देनी है और स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलेगी। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल यानी इंटरेस्ट ऑन लोन आपको उसके अंदर सब पार्ट्स हैं, जिसकी कैलकुलेशन अभी आपको थर्ड क्वेश्चन में मैंने बतानी है। तो यहाँ पे अब आपको मेन क्वेश्चन क्या राइज हुआ कि कंप्यूटेशन कैसे करनी है। तो फॉर्मेट बनाओगे, फॉर्मेट के बाद आपने जीएबी कैसे निकलती है ये अलग सा भी एक क्वेश्चन आता है और आपको साथ में भी क्वेश्चन आता है। तो साथ में अगर आया या अलग से आया तो ये रही उसकी कैलकुलेशन क्या होती है। स्टेप 1, 2, 3 और 4 ये रहा। अब ये 4th है जो, वो भी आपको देखना है। पहले आपका स्टेप आता है कि म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में कौन सा हायर है। फिर स्टेप 1 और स्टेप SR यानी जो भी आपका स्टेप 1 था, विच आपका ये आंसर आया उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ देखो कि विच एवर इज लोअर। और थर्ड आता है कि जो आंसर इसका आया उसे थर्ड यानी एनुअल रेंट के साथ देखो क्या आता है। वैसे तो ये भी जीएबी बन जाएगा, लेकिन किसी केस में अगर आपको कहीं पे रेंट नहीं मिला, उसे बीच में से माइनस करना है, या वैकेंसी आई है तो उसे बीच में से माइनस करने के बाद जो निकलेगा वो होगा जीएबी। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब इतने के बाद आपके पास अब यहाँ पे मेन चीज़ है अदर केसेस। अगर तो जीएबी का क्वेश्चन आया सेकंड तो आपने ये केसेस लिखने हैं, लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी के बारे में कंपटीशन आई तो फिर ये मत भी लिखोगे तो चलेगा। तो क्लैरिटी हुई यहाँ पे जो मैंने कहने की कोशिश की है। अगर जीएबी का क्वेश्चन आया तो ये भी लिखोगे और ये प्रैक्टिकल भी दोगे, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करोगे, नंबर ज़्यादा मिलेंगे। और साथ में आपको बता देता हूँ कि अगर हाउस प्रॉपर्टी की कंपटीशन आई तो फिर ये चीज़ नहीं भी लिखोगे, आप इतना ही लिख दोगे जितना मैंने पहले बताया वो भी बहुत है। अब उसके बाद बात करते हैं डिडक्शन, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था। तो हाउस प्रॉपर्टी पहला क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों। जीएबी का बेसिक मैंने करवा दिया है, जो अभी मैंने पीछे आपको 3 पेजेस दिखाए हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन में अगर आपको आया तो आपने ये भी चीज़ें लिखनी है, यानी जीएबी भी लिखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी पहला क्वेश्चन तो आपका फुली कंप्लीट हो जाएगा एक पूरा चैप्टर। लेकिन अगर आपका तीसरा क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन लोन आता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो कैसे करना है। तो पहले आपने मीनिंग लिखना है, उसके बाद क्या इसका फॉर्मूला होता है वो लिखना है। उसके बाद आपने स्टेप्स देने हैं कि ये जो सेकंड स्टेप है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, उसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे दी गई है। तो अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन आया तो आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा ईजी तरीका है करने का कि कैसे आपने करना है। स्टेप्स पहले लिखो, फिर इलस्ट्रेट करो, अपनी ओर से एग्जांपल दो, उसे एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू एक्सप्लेन करो और बाद में आप बताओ कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। यानी आपने पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एग्जेम्पशन कौन सी मिलती है वो भी क्वेश्चन अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये रहा एग्जेम्प्टेड इनकम। वैसे ज़्यादा नहीं है लेकिन आपने इसे एक्सप्लेन करना है। ये तो मैंने एक थ्रू आपको बता दिया कि क्या होता है एग्जेम्प्टेड इनकम, यानी 4 होती हैं कि अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की है तो उसमें से कोई इनकम आई है, कोई वन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उसमें जीएबी निल होगी, प्रॉपर्टी अगर हेल्ड हुई है चैरिटेबल पर्पस के लिए, या फिर हाउस प्रॉपर्टी आपकी अपने बिजनेस के लिए यूज़ हो रही है, उस केस में एग्जाम्पशन मिलेगी। तो एग्जाम्पशन हो गई। आपको बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन का पीछे बताया है कि कैसे करना है, एग्जाम्पलर ही सारा कुछ देना है तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो अब हम बीच में जो एक टॉपिक बचता है डीम्ड ओनरशिप, उसे भी कवर कर लेते हैं क्योंकि ये भी 5 नंबर में पूछा जा चुका है और आ सकता भी है। तो डीम्ड ओनरशिप क्या है, SMCIPL। तो SMCIPL का मतलब ये है कि अगर आपने सिक्योरिटी यानी अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी आपने किसी को या किसी पर्पस के लिए यूज़ हो रही है तो उसमें डीम्ड ओनरशिप कब माना जाएगा कि ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है। तो उस केस को कब हम कहेंगे, जब आपने प्रॉपर्टी हाउस अपने स्पाउस को दे दी, जब आपने हाउस प्रॉपर्टी अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफ़र कर दी, एक्सपेक्ट मैरिड डॉटर, माइनर मैरिड डॉटर उसको छोड़कर, अगर आपने अपनी ऑनरशिप यानी आपने हाउस प्रॉपर्टी को कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे दिया, या आपकी हाउस प्रॉपर्टी एज अ होल्डर ऑफ इम्पेरिशेबल एसेट है, उस केस में भी डीम्ड ऑनरशिप मानी जाएगी। पोजेशन टेकन के लिए है तभी भी ये केस आ जाएगा, और लीज में है तभी ये केस माना जाएगा। तो ऑटोमेटिकली एक्सप्लेनेशन आपके सामने लिखी हुई है और सेक्शन 27 आपने कभी भूलना नहीं है लिखना। ये आपको याद रखना है कि SMCIPL इज अ डीम्ड ऑनरशिप अंडर सेक्शन 27 आ चुका है ये भी क्वेश्चन।
तो आई होप ये भी आपको क्लैरिटी में समझ आ गया होगा। एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं ये आपको इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए गए हैं, कैसे करना है क्या लिखना है ये भी आपको बता दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है वीडियो के अंदर। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी हो गया है, अगले पार्ट में पीजीपीपी को पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही और आने वाली वीडियो के लिए इंतजार करो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।